Yes, friends, we are discussing about the Vindhyan Hills and Vindhyan Ranges. विंध्यन रेंज को हमने ये कहा कि शुरू में तो ये प्रीकैम्ब्रियन फॉर्मेशन रहा, लेकिन बाद में रिजुविनेशन प्रोसेस हुई, यानी कि नर्मदा और सोन फॉल्ट बने और नर्मदा सोन फॉल्ट बनने से ये पर्वतीय क्षेत्र रिजुविनेट हो गया। इसलिए ये आज भी विद्यमान है रिलेटिवली, अगर हम अरावली की तुलना में इसे देखें, जबकि अरावली इससे भी वृद्ध है, फिर भी उसकी जो चट्टानें हैं बिंद से रिलेटिवली हार्डर हैं, कठोर हैं, इसलिए उनकी भी विद्यमानता अरावली से ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती है और वो ज्यादा स्पष्ट फीचर वाले हैं पहाड़ियों में। लेकिन बिंद पहाड़ियां जो है वो बहुत ज्यादा भूतात्विक परिवर्तनों से प्रभावित हुई हैं। ऐसा हमने कहा कि ये बिंद का एक ऐसा भाग जो कि लावा से ढक गया, उसे हमने मालवा कहा। अब बिंद इसी मालवा से जब हम थोड़ा उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो ये बुंदेलखंड कहा जाता है। यही इलाका पूर्व और उत्तर की ओर है, किससे? मालवा से, जिसे बुंदेलखंड कहा। और बुंदेलखंड से अगर हम यहाँ पर आ जाएं जहाँ लावा के जमाव नहीं हैं, यही भांडेर कहा जाता है। यानी तीनों पठार कौन कौन? मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार और भांडेर वस्तुतः बिंद के उत्तरी ढाल पर स्थित हैं। तो यही बात हम लोगों ने चलते चलते सीखी थी। लिख लें, मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार तथा भांडेर पठार तीनों बिंद पर्वतों के उत्तरी ढाल पर अवस्थित हैं। All the three plateaus, Malwa, Bundelkhand, and Bhandeer are located at northward slope of Vindhyans hills or mountain। लेकिन तीनों में अंतर है। तीनों में अंतर क्या है कि मालवा वो उत्तरी पश्चिमी भाग है जिस पर लावा के मोटे जमाव हैं। मालवा प्लेट्यू, मालवा पठार वह भाग है जहां जो उत्तर पश्चिम बिंद पर लावा के मोटे जमाव से निर्मित है। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं और इस पर काली मिट्टी पाई जाती है।
बिंद पर लावा के मोटे जमाव से निर्मित है। तो मालवा प्लेट्यू is northwest part of the Vindhyan Hills covered by thick deposits of लावा। तो लावा के मोटे जमाव हैं यहाँ। ऐसे ये पहाड़ियाँ हैं, कुछ एक पहाड़ियाँ कहीं ऊपर निकल आई हैं, मेजर पार्ट जो है वो लावा के मोटे जमाव से बना हुआ है। लेकिन वहीं जो बुंदेलखंड है, तो बुंदेलखंड में जो ढाल पर है, तो कुछ पहाड़ियां तो ये बिंद वाली हैं और बीच बीच में लावा के भी जमाव युक्त पहाड़ियां हैं। तो दोनों तरह की पहाड़ियां हैं। और तो ये अगर हम कह दें ये पुराना बिंद का एरिया है, तो ये इन्हीं सब पहाड़ियों के कटने से बनी हुई भूमि है। तो यहाँ जब ये पहाड़ियां कटती हैं बिंद वाली, तो इनको अगर हम रेड कलर से दिखा दें तो लाल मिट्टी का विस्तार होता है। और जब ये लावा की पहाड़ियां कटती हैं तो फिर ब्लैक सॉइल रहती है। इसीलिए बुंदेलखंड में हमें लाल मिट्टी और काली मिट्टी दोनों मिलती है। काली मिट्टी के क्षेत्र सीमित हैं। अब भांडेर में जैसे ही जाते हैं, भांडेर पर जाते हैं, तो भांडेर में जो है लावा के जमाव नहीं पाए जाते। तो लावा के जमाव यत्र तत्र हैं, स्पोरेडिक हैं। वो जो भाग है वो बुंदेलखंड है। तो निष्कर्ष यही निकला, जबकि बुंदेलखंड ऐसा ढाल है, जो उत्तर पूर्व की ओर झुका हुआ है। तथा इस पर यत्र तत्र इधर उधर लावा के जमाव भी हैं। बुंदेलखंड is that part that is inclined or sloped to northeast, and sporadic deposits of lava are present, lava rocks are present. तो लावा या लावा की चट्टानें यहाँ पर यत्र तत्र हैं। मालवा की तरह पूरी तरह ये ब्लैक सॉइल का रीजन नहीं है। और जब बुंदेलखंड में ये अंतर आ गया, और जब हम भांडेर से इसको अलग करेंगे तो भांडेर पर लावा के जमाव नहीं पाए जाते।
भांडेर बुंदेलखंड से दक्षिण की ओर है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व की ओर है। बुंदेलखंड से दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व की ओर है। इस पर लावा के जमाव अनुपस्थित हैं। तो ये पूरी तरह बिंद का ये जो उत्तरी भाग है, मान लो इधर हम ऐसे कह दें, ये छिला हुआ है, अपघर्षित जैसा है, इसीलिए इसे हम विंध्यन स्कार्प भी कहते हैं। इसलिए भांडेर को विंध्यन स्कार्प भी कहा जाता है, विंध्यन स्कार्प भी कहते हैं। तो अब जब यहां ये बात आई तो अब इनके लोकेशंस और नोट्स बनाने थे हम लोगों को। तो मालवा पर हम लोग नोट्स बना चुके हैं, बुंदेलखंड के नोट्स हम लोगों को बनाने हैं। तो जरा हेडिंग लिख लीजिए, बुंदेलखंड पठार, बुंदेलखंड प्लेट्यू। तो अब बुंदेलखंड प्लेट्यू में यहां से जो लिखा है वही इसकी डेफिनेशन भी होगी। क्या बताया है कि मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार और भांडेर दोनों बिंद के उत्तरी ढाल पर स्थित हैं। तो अब इसकी अपनी आप डेफिनेशन निकल कर आ गई कि वह पठार जो बिंद के उत्तरी ढाल पर स्थित है और धीरे धीरे उत्तर पूर्व की ओर झुकता हुआ यमुना यानी गंगा यमुना मैदान को स्पर्श करता है। तो व्हाट इज बुंदेलखंड प्लेट्यू? द नॉर्दर्न slope of Vindhyas slowly declines up to level of गंगा यमुना प्लेन। बिंद का उत्तरी ढाल जो धीरे धीरे झुकता हुआ गंगा यमुना मैदान से सुमेलित हो जाता है, सुमेलित हो जाता है। तो अब मान लो हमने कहा कि ये है ऐसे बुंदेलखंड झुकता चला आया, ये यहां पर ये गंगा और यमुना का मैदान है, उससे मिल जाता है। तो इससे जो उतरने वाली जलधाराएं हैं, जब ये बड़े वेग से उतरती हैं तो इस उपजाऊ यमुना के हिस्से को जो यहाँ डिपोजिट है या यमुना की जो सहायक नदियां हैं उनको ये, उनका जो मैदान है उसको ये काट देती हैं जलधाराएं उतरती हुई, जिससे यहाँ रेवाइंस यानी कि बीहड़ बनते हैं। तो ये तो यहां देखा जाए तो ये सभी हार्ड रॉक्स हैं बिंद के ढाल की। तो इधर हम डायरेक्शन क्या लिख दें, नॉर्थ, ये उत्तर की ओर है। और ये जो ग्रीनिश हिस्सा हमने दिखाया है एक तरीके से ये गंगा यमुना प्लेन है, यमुना गंगा प्लेन है ये।
ये मैदान है और इसीलिए यहाँ बुंदेलखंड पठार और यमुना मैदान के संधि स्थल पर हमें बीहड़ भूमियां मिलती हैं, क्योंकि जो तीव्र वेग से चलने वाली जलधाराएं हैं वो इस यमुना के सॉफ्ट सॉइल्स को, यहाँ के इस जलोढ़ जमाव को काट देती है। The rivers comes from Vindhyan Hills enter the plain to join the Yamuna cut and erode the soft rocks of the plain ये है। तो बिंद पहाड़ियों से आने वाली नदियां जब यमुना से मिलने के लिए इस मैदान पर प्रवेश करती हैं तो मुलायम अवसादी चट्टानों को काटती और अपर्दित करती हैं। काटती और अपर्दित करती हैं नदियां। तो ये नदियां कौन सी हैं? मेनली दीज रिवर्स आर चंबल and its tributaries, मुख्यतया ये नदियां चंबल और उसकी सहायक नदियां हैं। तो इसी कटी फटी भूमि को चंबल का बीहड़ कहा जाता है। This highly eroded land is called ravine of Chambal। तो ravine of Chambal है तो गंगा यमुना मैदान का भाग, लेकिन कटा फटा है। तो this highly eroded land is called ravine of Chambal। इसे चंबल का बीहड़ कहा जाता है। तो चंबल का जो बीहड़ है वह बिंद के उत्तरी ढाल पर स्थित बुंदेलखंड और जो बृहत मैदान है उसके संधि स्थल पर स्थित है। हाईली इरोडेड लैंड इज कॉल्ड ravine ऑफ चंबल, जिसे भूआकृति विज्ञान में बेडलैंड कहा जाता है। कटी फटी बुरी भूमि, क्योंकि यहाँ सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा है। तो अगर पूरे भारत में मृदा अपरदन की बात की जाती है तो मृदा अपरदन की अधिकता चंबल वैली में सबसे ज्यादा है। तो दिस हाईली इरोडेड लैंड इज कॉल्ड ravine ऑफ चंबल। और चंबल में इस तरीके के बीहड़ बनने के लिए वहां की मुलायम चट्टानें और बुंदेलखंड की ओर से आने वाली तीव्रगामी नदियां हैं।
इसीलिए, और ये नदियां इतनी तीव्र बहती हैं कि वर्षा काल में ही अपना जल सब यमुना को प्रदान कर देती हैं, फेंक देती हैं। फिर इनमें जलाभाव हो जाता है और इसी जलाभाव के कारण बुंदेलखंड एक सूखा प्रवण क्षेत्र रहता है। जबकि बुंदेलखंड में वर्षा की इतनी कमी नहीं है जितनी कि वहां पर सतही जल का अभाव है। तो डेफिशिएंसी ऑफ सरफेस वाटर इन बुंदेलखंड इज मोर देन द डेफिशिएंसी ऑफ द रेनफॉल। वर्षा में इतनी कमी नहीं है जितनी कि सतही जल स्रोतों में कमी है, और सतही जल स्रोतों में कमी का जो मूल कारण है वो वहां की भू आकृति विन्यास है, यानी नदी कठोर आधार पर बहती है, जिससे कि नीचे जल उतरने की भी जो संभावना होती है वो कम होती है, वेग भी ज्यादा होता है, जल्दी से नदी बह जाती है। यही कारण है कि जहां जहां पर ये नदी जल या वर्षा जल रोका जा सके, तालाब सिंचाई बुंदेलखंड के लिए टैंक और रिजर्वायर बेस्ड इरिगेशन ज्यादा उपयोगी माना गया था। अब इस समय बेतवा पर जो डैम बनाए जा रहे हैं उनके द्वारा इरिगेशन प्रोजेक्ट, क्योंकि अब इधर पिछले 2-3-4 दशकों में बुंदेलखंड की कई पहाड़ियों को तोड़ दिया गया है, उनसे सड़क निर्माण के लिए रॉ मैटर, भवन निर्माण के लिए कच्चा माल प्राप्त किया गया है, और एक तरीके से वहां की जो टोपोग्राफी है वो काफी मानव ने बदल दी है। और अब वहां सिंचाई के जो अन्य साधन हैं, नहरें हैं, इन सब का विकास हो सकता है। तो दिस हाईली इरोडेड लैंड इज कॉल्ड द रेवाइन ऑफ चंबल। रेवाइन ऑफ चंबल इज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का ये उत्तरी पूर्वी भाग है। नाउ द भांडेर, यू कैन कम अप टू द भांडेर। लेकिन बुंदेलखंड की बात आती है तो ये कितने राज्यों में है, तो बुंदेलखंड इज शेयर्ड बाय द यूपी एंड एमपी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बटा हुआ है। बुंदेलखंड is divided into UP and MP। ये स्थिति है। तो अगर आप यहाँ मैप पर पहुंच जाएं और यूपी के इन पॉलिटिकल मैप को देखें, ये पॉलिटिकल मैप अब यूपी का सामने आ गया है। थोड़ा बड़ा कर दें तो और दिख जाएगा, और थोड़ा बड़ा करें। अब ये यहाँ पर ये औरैया डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। इससे अब अगर हम दक्षिण की ओर चलना शुरू कर दें, ये यमुना नदी है, ये अकबरपुर है। अब हम यहाँ आ जाएं तो अब हमें जालौन, कालपी, उरई, ये एक ही ये जिला है, ये अलग अलग उसके स्थान है। कोंच, फिर यहाँ जिला हमीरपुर, यहाँ ये प्लेस राठ है, ये झांसी है, महोबा है। इधर आ जाएं तो ये चित्रकूट धाम है, बांदा है। तो कौशाम्बी के दक्षिण में आ जाएं, इलाहाबाद के दक्षिण में, इलाहाबाद के दक्षिण में तुरंत आते हैं तो अब ये भांडेर शुरू हो जाता है यहां से। तो चित्रकूट तक ये बुंदेलखंड है। तो चित्रकूट है, बांदा है, ये सब ऐसे जिले हैं जो कि यूपी में हैं लेकिन बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। लिख लें कौन कौन यूपी के जिले हो गए। अब आप एक तरफ से शुरू कर देंगे तो उरई, जालौन, इसे जालौन डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं। हमीरपुर, बांदा, हमीरपुर के साउथ में जाएंगे तो झांसी, बांदा के साउथ में जाएंगे तो चित्रकूट, और बहुत फेमस रहता है महोबा।
झांसी, और उसके साउथ में जाएंगे तो ललितपुर। तो ये कई प्रसिद्ध जिले हैं जो कि बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है एमपी की, तो अब आपको मध्य प्रदेश का मैप देखना पड़ेगा। तो एमपी के पॉलिटिकल मैप पर आप चले जाइए। तो एमपी में जैसे ये शुरू हुआ तो ये तो यूपी का हिस्सा था, यहां आ गए तो मध्य प्रदेश में आते ही ये छतरपुर, और बड़ा कर दें स्पष्ट दिख जाएगा। खजुराहो, पन्ना, सतना, यहां तक हम लोग चले आएंगे तो ये सब क्या है, बुंदेलखंड है। और जो कुछ भी ये नर्मदा नदी, तो ये बिंद पहाड़ियों में ये कटनी वगैरह स्थित है, तो यहां तक उतर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में लिख लें कौन कौन से जिले हो गए, छतरपुर, खजुराहो, टीकमगढ़, पन्ना, सतना इत्यादि। कौन कौन बताए हमने, खजुराहो, सतना, पन्ना, ये इत्यादि, ये सब कर दीजिए। अब इनमें ये सभी हिस्टोरिकल साइट्स हैं और लोकेशंस हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं। तो बुंदेलखंड का जो ज्यादातर एक जो बड़ा भाग है वो उत्तर प्रदेश के पास है, क्योंकि फिर बुंदेलखंड के जो और हिस्से हैं, जैसे अगर हम लोग कटनी तक पहुंच जाते हैं या सतना से अगर जरा भी पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो फिर भांडेर शुरू हो जाता है। तो नेक्स्ट, अब यहाँ की नदियां हम लोगों को पता ही है, बुंदेलखंड का ढाल भी पता है। बाकी जो अन्य चीजें हैं कि यहाँ जो मुख्य विशेषता है जल का अभाव है, क्योंकि नदियां तीव्र वेग से बहती हुई यहाँ पर जल को ठहरने नहीं देती हैं। यही कारण है कि वर्षा में जितनी कमी नहीं है जितनी कि सतही जल में है। तो नेक्स्ट, अगला भांडेर। भांडेर प्लेट्यू, इसी को विंध्यन स्कार्प भी कहते हैं। ये देखा जाए तो वस्तुतः इलाहाबाद से दक्षिण की ओर स्थित है। लोकेटेड साउथवर्ड टू इलाहाबाद। मिर्जापुर, सोनभद्र, are two large districts, large area in यूपी। और उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर और सोनभद्र दो बड़े जिले इसी क्षेत्र से आते हैं। तो अब आप लोग फिर मैप पर पहुंच जाएं तो और ज्यादा स्थिति क्लियर हो जाएगी। ये रहा, तो दिस इज भांडेर। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर, और ये अब इसी भांडेर का जो प्लेट्यू है ये कर्क रेखा के द्वारा कटा हुआ है, और इसी के उत्तरी ढाल पर भांडेर से ही केन नदी निकल करके जाती है। तो कुछ लोग इसे केन नदी तक बुंदेलखंड मानते हैं, बाकी भांडेर और भांडेर को एक छोटा एरिया माना जाता है।
तो गोविंद वल्लभ पंत और ये सभी क्षेत्र। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जो एरिया मिलेगा वो हमने आपको नोट कराया था, कौन सा, मैकाल रेंज। नाउ कम टू मैकाल रेंज। मैकाल रेंज की अगर हम लोग लोकेशन देखें तो इसको याद कैसे करना होगा, कहां पर रहते हैं, तो बहुत सिंपल सा तरीका हम आपको इंडिया मैप पर सिखा रहे हैं। देखिए यहां अगर हम लोग आ जाएं तो ये है अरावली। फिर इसी तरीके से जब हम यहां से ऐसी तिरछी रेंज खींचें तो हो गई बिंद। अब हम इसी तरीके से एक और तिरछी रेंज खींचें तो हो गई मैकाल। फिर हम यहां ऐसे तिरछी रेंज खींचें कोस्ट के पास जाकर के तो हो गया ईस्टर्न घाट। अब आपको ये एक साथ याद करने चाहिए। यहां कौन सा हो गया, अरावली। अब ये कौन से हो गए, विंध्यन हिल्स। ये हो गए मैकाल। ये हो गया ईस्टर्न घाट। क्लियर। और यही ईस्टर्न घाट का हिस्सा हमें यहां भी दिखाई देता है। और यहां से जब हम चलते हैं तो ये हो गया वेस्टर्न घाट, और ये ईस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है, और इन दोनों को जोड़ने वाली ये जो पहाड़ियां हैं इनको नीलगिरी कहते हैं। अब बात समझ में आ गई। हम लोग अब किस एरिया की बात कर रहे हैं स्पष्ट हो गया होगा। ये रहा, इसे हम मैकाल रेंज कहते हैं। तो यहाँ इनको जो जोड़ने वाली यहाँ पहाड़ियां हैं, तो जो बिंद और मैकाल को जोड़ती हैं ये है कैमूर्स। इनको हम कैमूर हिल्स कहेंगे। और कैमूर हिल्स के अगर हम दक्षिण में जा रहे हैं तो यहाँ अमरकंटक है। और अमरकंटक से जो रिवर निकली ये गई ऐसे, ये सोन है जो गंगा में जाकर मिलती है डायरेक्ट। और ये जो इधर से निकली ऐसे इधर चली गई बिंद से पश्चिम की ओर, यहां जाके गिरी, ये नर्मदा है। और नर्मदा के यहाँ पर ये जो माउंटेन्स हैं, ब्लॉक माउंटेन लेते हैं, इन्हें हम सतपुड़ा और महादेव कहते हैं। तो ये स्थितियां अब आपको थोड़ी क्लियर हो रही होंगी। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, मैकाल की। और जब मैकाल की बात करनी है तो फिर अब आ जाएं इंडिया के इस फिजिकल मैप पर देख लें। तो फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात की जाएगी। यही है मैकाल। ये भांडेर, ये चलता है आपका बिंद, और ये है मैकाल। और ये जो फैली हुई है ये है कैमूर रेंज। कैमूर पहाड़ियां, इसीलिए इन्हें बिंद कैमूर हिल्स कहते हैं। तो मैकाल रेंज क्या है कि कैमूर पहाड़ियों से दक्षिण पश्चिम की ओर फैली हुई है। जरा लिख लें, मैकाल श्रेणी।
मैकाल श्रेणी। मैकाल रेंज। यह कैमूर पहाड़ियों से दक्षिण पश्चिम की ओर फैली हुई है। Macal range is extended southwestward, southwest to the कैमूर। तो ये कैमूर से, अब कैमूर और मैकाल के बीच जो बंटवारा करती है वो सोन नदी है। उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई सोन मैकाल तथा कैमूर पहाड़ियों को पृथक करती है, अलग करती है। तो रिवर सोन divides the Camours and Macal रेंज, उसको अलग कर देती है। मैकाल रेंज का जो हाईएस्ट पार्ट है वो अमरकंटक है। हाईएस्ट पार्ट ऑफ मैकाल रेंज इज अमरकंटक। मैकाल का सबसे ऊंचा भाग अमरकंटक है। अमरकंटक से ही सोन और नर्मदा नदियां निकलती हैं। तो हम लोगों ने क्या लिखा है, मैकाल श्रेणी का सर्वोच्च भाग अमरकंटक है। इससे सोन, नर्मदा, इत्यादि नदियों का उद्गम होता है। कहां से? अमरकंटक से। सोन, नर्मदा, originates from अमरकंटक। अब आप अमरकंटक को जरा मैप पर देखिए। तो जो मध्य प्रदेश का अगर यहाँ मैप हो, नहीं रखा हम लोगों ने, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। ये है अमरकंटक का भाग और हिस्सा। तो इधर संजय गांधी नेशनल पार्क है, गोविंद वल्लभ पंत है, यहाँ रिवर हो गई,
थोड़ा और बड़ा हो गया, स्पष्ट दिखेगा। ये है मैकाल रेंज। अब मैकाल रेंज में यहाँ पर ये जो प्लेस पड़ रहा है छत्तीसगढ़ में, इस स्थान को लोग अमरकंटक कहते हैं। अब यहाँ से जो नदी निकली ये जा रही है, आपको दिख रहा है क्या है, ये नर्मदा। और ये जो रिवर गई, समझ गए होंगे कौन सी है, ये सोन। तो अमरकंटक अगर हम प्लेस की बात करें तो वस्तुतः ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा के निकट स्थित है, बट लाइज इनटू छत्तीसगढ़। देख ले, अमरकंटक शिखर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। तो अमरकंटक लाइज इनटू छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ये आता है। तो जब ये छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आ रहा है तो इसी के नाम पर अगर हम यहाँ बात करें तो अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो छत्तीसगढ़ में इसे अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं और मध्य प्रदेश में इसे अचना कमार कहते हैं, कुछ लोग अचानक मार भी बोलते हैं। अमरकंटक hills are biosphere reserve। अमरकंटक पहाड़ियां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। इस आरक्षित क्षेत्र को अचना कमार या अचानक मार जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी कहा जाता है। लेकिन अचानक मार नाम कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और अमरकंटक नाम कहाँ रहेगा? छत्तीसगढ़ में। अमरकंटक Biosphere Reserve, also called अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व इन एमपी। ये हो गया। अब जब बायोस्फीयर रिजर्व आप लोग जानते हैं कि ये यूनेस्को के मैन एंड हिज बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत डिक्लेयर किए जाते हैं और इनका जो कोर एरिया होते हैं वो ज्यादातर नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हैं। तो जरा कोई ऐसा है यहाँ तो चल के देख लेना चाहिए। संजय गांधी नेशनल पार्क, कौन है ये? संजय गांधी नेशनल पार्क यहाँ का कोर एरिया है। लेकिन संजय गांधी नेशनल पार्क इस बायोस्फीयर रिजर्व का कोर एरिया है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का बायोस्फीयर रिजर्व का क्रोड है, यानी कोर एरिया है।
संजय गांधी, नेशनल पार्क, कोर एरिया ऑफ अमरकंटक, सनाकमार, बायोस्फीयर रिजर्व। ये सब चीजें आप लोग एनवायरमेंट इकोलॉजी में बायोडायवर्सिटी वाले चैप्टर में बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन पर पढ़ते हैं, जहां बायोस्फीयर रिजर्व के 3 हिस्से बताए जाते हैं। प्राकृतिक आरक्षित क्षेत्र और मानव की जो सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं उन सबको एक साथ आरक्षित किया जाए। तो ये हो गया प्राकृतिक क्षेत्र, जैसे कोर एरिया, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होंगी। फिर दूसरे फॉरेस्ट होंगे जिन्हें हम बफर जोन कहेंगे, ये बफर जोन हो जाता है। और इसके बाहर जहां मानव की बस्तियां, अधिवास, खेत, खलिहान ये सब होते हैं, तो इसे ट्रांजिशन जोन कहते हैं। तो बफर जोन, ट्रांजिशन जोन एंड कोर, तो किसी बायोस्फीयर रिजर्व के 3 हिस्से हो जाते हैं। ये कोर एरिया, दिस इज द बफर जोन, घेरे हुए इसको, और ये यानी कि किसी बायोस्फीयर रिजर्व की जो बाउंड्री होती है वो गांव, जिन्हें हम अधिवास, ग्रामीण अधिवास कहते हैं, यानी सेटलमेंट्स। तो अगर कभी ये क्वेश्चन बन जाए कि बायोस्फीयर क्षेत्र किसके द्वारा घिरे होते हैं, तो बायोस्फीयर क्षेत्र पर्वत पहाड़ियों से ना घिरे होकर के मानव की सांस्कृतिक गतिविधि पेटी से, यानी गांव इत्यादि से घिरे होते हैं। वो कंसेप्ट वहां होता है। बफर जोन में प्राकृतिक नेचुरल लैंडस्केप और कल्चरल लैंडस्केप दोनों आरक्षित किए जाते हैं। तो ये जो एरिया होता है, ये कितना आरक्षित क्षेत्र है, तो दिस इज द कल्चरल, सॉरी, ये नेचुरल लैंडस्केप होता है। प्राकृतिक भूदृश्य यहाँ प्रभावी होता है, और इन सब में जो होते हैं वो कल्चरल लैंडस्केप होते हैं। तो अगर कोई ये पूछ ले कि बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से भूदृश्य आरक्षित होते हैं, केवल प्राकृतिक, वन्य प्राणी और वनस्पतियां, या फिर सांस्कृतिक भी, तो आप जवाब देंगे बोथ द नेचुरल, यानी प्राकृतिक और सांस्कृतिक। यही यूनेस्को का कंसेप्ट है। और इसके अंदर यहाँ क्या क्या हो सकता है, इसके अंदर यहाँ नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यानी WLS हो सकती हैं। तो राष्ट्रीय पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वो सब चीजें वहां पढ़ेंगे। अब अगर हम यहाँ देखें तो इसी अमरकंटक के सहारे सहारे कोयला के जमाव भी पाए जाते हैं। देख ले, अलोंग द मैकाल के किनारे किनारे मैकाल के साथ साथ कोयला भंडार भी उपस्थित हैं। along the Maikal, coal field and reserves
आर प्रेजेंट। ये भी उपस्थित हैं, जैसे रामकोला, कोला मीन्स छेद करना, राम ने कोला किया तो गरम गरम पानी निकला, तत्ता पानी। ये भी आपको याद होगा कि ये जियोथर्मल एनर्जी का पॉइंट भी है, तत्ता पानी। चलिए तो फिर विश्राम कर लो, विश्रामपुर। अब जब विश्राम हो गया तो आसपास हाट देखो, तो सोनहाट, अब सोनहाट है तो वहां क्या होंगे, रंग बिरंगे कपड़े भी होंगे, सोना चांदी भी होगा, चिरमिरी झिलमिली, चिरमिरी झिलमिली, ये ठीक। कहाँ मिलेंगे, तो पाठक जी का खेड़ा होगा, पटखेड़ा। ये सब आपको याद हो गए। ये वस्तुता क्या है, ये कोई कहानी नहीं है, प्लेसेस हैं। रामकोला, तत्तापानी, विश्रामपुर, सोनहाट, चिरमिरी, झिलमिली, पटखेड़ा। और रामकोला से भी अगर हम और उत्तर की ओर चले जाएंगे तो सोनभद्र पहाड़ियों में स्थित सिंगरौली, और इससे भी अगर हम दक्षिण में चले जाएंगे तो आंध्र प्रदेश के पास जाके ये कोल रिजर्व बेल्ट रुकेगी, जिसका नाम होगा सिंगारेनी। तो ये मध्य भारत के पूर्वी भाग में सोनभद्र से लेकर यानी सिंगरौली से लेकर के सिंगारेनी तक हमें कोल जमाव मिलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही हुआ, लिख लें। मध्य भारत के पूर्वी भाग में सिंगरौली से, सिंगरौली मतलब सोनभद्र उत्तर प्रदेश, सिंगरौली से दक्षिण की ओर सिंगारेनी तक कोयला भंडार उपस्थित हैं। ये तो अब अगर इनको आप मैप पर देखना चाहें तो स्टेट्स वाला मैप यहाँ कहीं बना देते हैं। ये है, ओपन कर लिया। यहां से शुरू करेंगे और ये यहां तक चलते चले आएंगे। हमें यहाँ कोयला मिलेगा, यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। तो ये जो कोल फील्ड होती है वो वस्तुतः किसमें बटी हुई है, थोड़ा सा हिस्सा यहाँ यूपी में, फिर यहाँ किसके पास, तेलंगाना के पास, और फिर यहाँ ज्यादातर हिस्सा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। ये दो राज्यों में बट गया, नहीं तो इन दोनों को जोड़ दिया जाता तो भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार मध्य प्रदेश के पास होता। लेकिन अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो अलग अलग राज्य हो गए। तो जब कोयला वाली बेल्ट या इन सबको देखेंगे तब ये पता लगेगा। क्लियर? और यहीं से जब आप इधर की ओर मुड़ जाते हैं तो फिर आपको कोल फील्ड ये मिलता है। और इसी को हम भारत का गोंडवाना कोयला कहते हैं। दिस इज द गोंडवाना कोल बेल्ट ऑफ इंडिया। खैर, अब हम लोगों ने जब इसको पढ़ लिया तो कैमूर और मैकाल को भी पढ़ लिया। तो अब कैमूर से अगर हम पूर्व की ओर चले जाएं, वी मूव
टुवर्ड्स द ईस्टवर्ड फ्रॉम द कैमूर, तो अब जो बड़ा सा एरिया मिलेगा इसे हम छोटा नागपुर प्लेट्यू कहेंगे। क्या कहेंगे? छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये है छोटा नागपुर पठार। इट इज ऑल्सो नोन एज द नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडियन पेनिनसुला या ईस्टर्न प्लेट्यूज ऑफ इंडियन पेनिनसुला। तो ये भारतीय प्रायद्वीप का ये पूर्वी पठार है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। नाउ कम टू छोटा नागपुर प्लेट्यू। हम लोगों ने लिखा था कि मध्य भारत के पूर्वी भाग में सिंगरौली से दक्षिण की ओर सिंगारेनी तक कोयला भंडार उपस्थित हैं। तो कोल रिजर्व present in central present in the eastern part of central India, from Singrauli to Singareni, फ्रॉम सिंगरौली, सिंगरौली यूपी का हो गया, टू सिंगारेनी तेलंगाना तक, ये फैले नर्मदा बेसिन तक। तो इसीलिए यहाँ महानदी मैकाल बेसिन में बीच में पड़ जाएगा और उधर दामोदर बेसिन पड़ जाएगा, इधर गोदावरी। इसीलिए महानदी, गोदावरी, दामोदर, महानदी और गोदावरी बेसिन में भारत का गोंडवाना कोयला स्थित है। अब हम लोग जिसकी बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर पठार। यह प्रायद्वीप भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में उपस्थित है। Located in the northeast part of Indian Peninsula, तो प्रायद्वीप भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में उपस्थित है। यानी जैसे ये इंडियन पेनिनसुला बना दिया, तो यहाँ ये इसका हिस्सा ये है छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो इस पठार से भी कर्क रेखा होकर गुजरेगी। ये तो यहाँ से अगर आपने ये कर्क रेखा खींची, ये जाएगी। Located in the northeast part of Indian Peninsula. It is divided into following parts. इसे निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। इसको छोटा नागपुर पठार को, इसे मतलब छोटा नागपुर पठार को, इसे निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। इट इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। तो कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके छोटा नागपुर प्लेट्यू के? CHSNGP लिख दिया, छोटा नागपुर प्लेट्यू।
हजारीबाग प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू, राजमहल हिल्स, रामगढ़ हिल्स, और अगर उड़ीसा में चले जाएं तो यहां भी आपको किस नाम से, ये गड़जात हिल्स, किस नाम से है, गड़जात हिल्स, के नाम से ये है। अब आप अगर इस एरिया पर आ जाएं, जरा इसके मैप को देखते हैं, ये रहा, तो ये कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा जहां से गुजरती है वो रांची प्लेट्यू है, और रांची पठार से जो उत्तर की ओर है उसे हम हजारीबाग प्लेट्यू कहते हैं, और हजारीबाग से जो नॉर्थ ईस्ट की ओर है इसे हम राजमहल हिल्स कहते हैं। तो यहाँ जब आपको एरिया बनाना है तो बहुत आसान हो गया। कैसे इसको बनाएंगे, ये बना लेंगे, दिस इज द रांची, ये गुंबदाकार पठार रांची का हो गया, और रांची से जो इधर नॉर्थ की ओर है ये हजारीबाग हो गया। अब इससे जो नॉर्थ ईस्ट की ओर है ये राजमहल हो गया। अब इससे ये जो इधर दक्षिण पश्चिम की ओर है ये रामगढ़ हिल्स हो गया। ये रांची है। अब रांची से अब अगर आप दक्षिण की ओर जाएंगे तो अब उड़ीसा में इसको गड़जात हिल्स कहते हैं। तो ये राजमहल, हजारीबाग, गड़जात, रामगढ़ हिल्स, ये कहाँ हो गया, झारखंड। ये कहाँ हो गया, झारखंड। ये कहाँ हो गया, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ये कहाँ हो गया, उड़ीसा। थोड़ा बहुत ये हिस्सा किसमें आ गया, छत्तीसगढ़। ये है स्थिति, रामगढ़, झारखंड। तो यहाँ झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये मुख्यतया इन 3 राज्यों में ये पठार बटा हुआ है। तो इस लाइन को जब आप खींच देंगे तो यहाँ रांची बन जाएगा, और रांची ही मुख्य पहचान है रांची शहर की, रांची प्लेट्यू की। और ये सब इधर वेस्ट बंगाल का प्लेन यानी मैदान होगा, जिस पर जाके दामोदर नदी जब बहेगी तो ये यहाँ बाढ़ लाएगी, और बाढ़ लाती हुई ये इधर हुगली में मिलने की कोशिश यानी मिलती है, डायमंड हार्बर। कौन सी जगह पर हुगली में मिलेगी, डायमंड हार्बर। और ये फ्लड प्लेन बन जाएगा, और इसी फ्लड प्लेन को रड़ प्लेन कहा जाता है, RERH। इसे हम रड़ प्लेन कहते हैं। इसको रड़ प्लेन का नाम देंगे। चलिए, तो छोटा नागपुर को कितने भागों में बांटा है
हजारीबाग प्लेट्यू। हजारीबाग प्लेट्यू। तो जो हजारीबाग प्लेट्यू है यह छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग है। इतना ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो मुख्यतया सफेद अभ्रक के उत्पादन के लिए, तो यहाँ से सफेद अभ्रक मिलता है। इस पठार से व्हाइट माइका, सफेद अभ्रक या श्वेत अभ्रक प्राप्त किया जाता है। तो इट इज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। व्हाइट माइका इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस प्लेट्यू। कौन सा स्थान है जिस जगह से हमें ये व्हाइट माइका यानी सफेद अभ्रक मिलता है? माइका जानते हो बहुत बढ़िया इंसुलेटर होता है। तो दिस व्हाइट माइका इज ऑब्टेन्ड, दैट इज कोडर्मा। ये है। तो अब अगर हम लोग झारखंड के मैप पर पहुंचे तो और बहुत सारी चीजें हमें मिल जाएंगी। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है, और छोटा नागपुर प्लेट्यू से अगर हम यहाँ नॉर्थ की ओर हैं तो इसी को हम लोग हजारीबाग कहते हैं। और इस हजारीबाग प्लेट्यू से दामोदर की सहायक नदियां, जैसे यहाँ पारसनाथ एक जगह है हजारीबाग की, वो भी आपको नोट कराएंगे। तो दामोदर की सहायक नदियां जैसे बाराकर है, कोनार है, ये सब हजारीबाग से ही आती है। और खुद दामोदर का जो उद्गम होता है वो रांची से होता है। ये देखो, इस तरीके से ये चलती हैं। वो सॉरी, ये जो सुवर्ण रेखा का जो उद्गम होता है वो एग्जैक्ट यहाँ से होता है। तो बहुत सारी ये जो नदियां हैं वो इस पठार से निकलती हैं, लेकिन हम लोग बात अभी सिर्फ किसकी करेंगे? हजारीबाग की। तो सही से वो मैप होगा तो यूपी का है। अब मैं ये है झारखंड का मैप। यहां पहुंचते हैं, इससे थोड़ा और इजी हो जाएगा। तो डालमिया नगर, छत्रा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, ये सभी प्लेसेस हैं किसके? हजारीबाग प्लेट्यू के। तो हजारीबाग प्लेट्यू से यहाँ जाएं तो उत्तर की ओर बिहार है, यानी गंगा नदी का मैदान है। और इधर पश्चिम की ओर देखा जाए तो ये पूरा रिहंद घाटी का क्षेत्र है। तो हजारीबाग प्लेट्यू और इन सब पलामू के बीच का ये जो एरिया है, आगे ये कैमूर वगैरह हो गया, तो जिसे हम कैमूर क्षेत्र या उसके आगे के क्षेत्र की बात करेंगे, गया, राजगिरी, ये सब जो मैदान के पास बिल्कुल गंगा के पहुंच गए हैं, दैट इज नोन एज सासाराम। जगह का नाम क्या होगा? सासाराम। वो वहां अलग बताएंगे, लेकिन यहाँ अभी हम लोग इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं जो कि झारखंड में है। तो यहाँ पर गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, दुमका, ये सब वो जगह है। पाकुर, आगे बढ़ जाएंगे तो राजमहल शुरू हो जाएगा, खनन के लिए विख्यात है। तो इससे ज्यादा और यहाँ नोट नहीं करना है।
नेक्स्ट एरिया के बात करेंगे रांची पठार। रांची प्लेट्यू। तो जो रांची पठार है ये एक गुंबदाकार पठार है। ये इट इज अ डोम शेप प्लेट्यू। जिसका विस्तार छोटा नागपुर क्षेत्र के मध्य में है। इट इज लोकेटेड roughly in the central part of छोटा नागपुर प्लेट्यू। यह छोटा नागपुर पठार के लगभग मध्य में स्थित है। छोटा नागपुर पठार के लगभग मध्य में स्थित है। तो जो मेन जो लोकेशन है मध्यवर्ती वो रांची शहर है। रांची सिटी is located at this dome। इसी गुंबद पर रांची नगर यानी रांची शहर है जो अब इस समय झारखंड की कैपिटल है। तो ये अपने धात्विक खनिजों के लिए भी जाना जाता है। इट इज मेनली mining area for metallic minerals। कौन कौन से हैं इन सब की बात हम लोग खनिजों पर करेंगे। धात्विक खनिजों के लिए जाना जाता है। अब बात आ गई किसकी, उसके अगर हम दक्षिण में चले जाएं तो यही रांची पठार दक्षिण में उड़ीसा तक फैला हुआ है। रांची पठार दक्षिण में उड़ीसा तक फैला हुआ है। तो जरा आप पॉलिटिकल मैप पर जाके इसे देखें तो रांची हो गया। रांची के बाद जब आप नीचे ये पूरा ये डालमा हो गया, चलवासा है, तो यहाँ उड़ीसा तक ये चलता चला आता है। तो मयूरभंज, सुंदरगढ़ ये सब ऐसे इलाके हैं जो वस्तुतः इस रांची पठार का ही भाग हैं। तो मयूरभंज, सुंदरगढ़, ये सिंह भूमि, ये सब रांची पठार के ही क्षेत्र हैं। जरा हम लोग उड़ीसा की ओर चलें तो और ज्यादा बातें क्लियर होंगी। ये उड़ीसा आ गया, जरा जूम कर दें तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ये यहाँ बादाम पहाड़, लोहे की बड़ी सी खदान है। ये यहाँ राउरकेला, ये झरसुगुडा एल्यूमिनियम प्लांट है, यहाँ वर्सुआ, केंदुझार, ये सब पूरा एरिया। यहाँ इसका नाम जो हो जाता है जहाँ सिमलीपाल वगैरह है, गड़जात हिल्स। ये गड़जात हिल्स हैं
और ये सभी पूरा रांची पठार का ही विस्तार है। तो यहाँ इसे हम सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट और सिंहभूम यहाँ बोलेंगे। तो सिंहभूम जिला और इनका मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, किसका? उड़ीसा का। तो सिंहभूम, मयूरभंज, सुंदरगढ़, ये सब ऐसे, ये रहा सुंदरगढ़ का हिस्सा, सब रांची पठार पर ही स्थित हैं, उसी का दक्षिणी भाग है, उड़ीसा तक फैला हुआ है। तो रांची प्लेट्यू एक्सटेंड्स इन साउथ अप टू उड़ीसा। तो ये सब उड़ीसा तक फैला हुआ है। तो इंपॉर्टेंट जो मिनरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर धात्विक खनिज बहुत ज्यादा खोदे जाते हैं, सिंहभूम, मयूरभंज, ये सिंहभूम तो झारखंड में हो गया, और ये उड़ीसा में, यानी सिर्फ बॉर्डर का अंतर है। और सुंदरगढ़, तो सुंदरगढ़ भी कहाँ है? उड़ीसा में है। ये तो यहां तक ये रांची का हो गया। और ये सब किसके लिए हैं? मेनली लौह अयस्क, मेटालिक ओर्स के लिए हैं। धात्विक खनिज यहां ज्यादा हैं। इसमें हम आयरन ओर कह दें तो ज्यादा बेहतर होगा, लौह अयस्क की प्रचुरता है। अब बात आती है गड़जात हिल्स। गड़जात पहाड़ियां, तो ये भी छोटा नागपुर पठार का ही विस्तार है जो उड़ीसा में है। तो गड़जात हिल्स, साउथ ईस्ट एक्सटेंशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये छोटा नागपुर पठार का ही दक्षिणी पूर्वी विस्तार है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। इससे ज्यादा यहां नहीं कहना है। छोटा नागपुर प्लेट्यू लोकेटेड इन उड़ीसा। अब बात आती है उत्तर पूर्व में चले जाएं तो राजमहल हिल्स, तो राजमहल हिल्स को आप आसानी से पहचान लेंगे। जैसे ये गया छोटा नागपुर, ऐसे कोना सा निकला है, और यहीं से आप ऐसे देखेंगे गंगा भी ऐसे टर्न करती है साउथ की ओर। तो ये जो एरिया है इसे हम राजमहल हिल्स कहते हैं। तो राजमहल हिल्स छोटा नागपुर पठार का उत्तरी पूर्वी विस्तार है। राजमहल हिल्स नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर पठार का ही यह उत्तरी पूर्वी विस्तार है। उत्तरी पूर्वी विस्तार है। यह पश्चिम बंगाल तथा
झारखंड में बटा हुआ है। Divided into West Bengal and झारखंड। तो ये ज्यादातर कोयला भंडारों के लिए जाना जाता है। नोन फॉर coal reserves and production। अब ये तो उत्तरी पूर्वी विस्तार हम लोगों ने पढ़ा, तो अब जरा दक्षिणी पूर्वी विस्तार को कहेंगे तो रामगढ़ हिल्स, रामगढ़ पहाड़ियां, ये है। तो रामगढ़ पहाड़ियां छोटा नागपुर पठार का दक्षिणी पूर्वी विस्तार है। छोटा नागपुर पठार का दक्षिणी पूर्वी विस्तार है। यस, द साउथ ईस्ट एक्सटेंशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब बात आती है कि छोटा नागपुर प्लेट्यू की जो प्राचीनतम चट्टानें हैं वो धारवाड़ युग की हैं। फिर उसके बाद यहाँ कई बार रिजुवनेशन हुआ है, जिससे कि पठार और पाटलैंड बने हैं और धसान हुए हैं और कोयला का भी निर्माण हुआ है, गोंडवाना कोल। तो यानी ऐसा क्षेत्र है जहाँ जीवाश्मीय ईंधन और धात्विक खनिज एक साथ उपलब्ध हैं। लिख लें, छोटा नागपुर पठार ऐसा क्षेत्र है जहां धात्विक खनिज तथा जीवाश्मीय ईंधन कोयला और कोलबेड मीथेन सीबीएम भी कहते हैं, कोयले के परतों में फंसी हुई मीथेन। तो जीवाश्मीय ईंधन कोयला दोनों प्रचुरता में उपलब्ध हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू that part of India where metallic minerals and fossil fuel particularly the coal and coal bed methane
CBM are present एक साथ उपस्थित हैं, यानी अगर हम सरसरी तौर पर ये कहें तो और तीव्रगामी नदियां हैं जैसे कि दामोदर, जिससे जल विद्युत का भी उत्पादन किया जा सकता है। नंबर ऑफ कई तीव्रगामी नदियां, जलप्रपात भी उपलब्ध हैं। फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, waterfalls are also available। ये भी है। और उत्कल यानी उड़ीसा और बंगाल के तटों से निकटता है। उड़ीसा तथा बंगाल तटों से निकटता भी है, वो भी बहुत दूर नहीं है। And the vicinity for Bengal उड़ीसा कोस्ट तथा परिवहन वगैरह की भी सुविधाएं हैं। तो ये सब चीजें ये बताती हैं कि छोटा नागपुर में औद्योगिक विकास की प्रचुर संभावनाएं हैं। All these factors put together the high potential of industrial development in छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर पठार पर औद्योगिक विकास की प्रचुर संभावनाएं हैं। तो ऑल दीज फैक्टर्स पुट टुगेदर, यदि उपरोक्त सभी कारकों को एक साथ देखा जाए तो छोटा नागपुर पठार पर औद्योगिक विकास की प्रचुर संभावनाएं हैं। तो उड़ीसा बंगाल तट से परिवहन की सुविधा हो सकती है, ऊर्जा की जरूरत है तो जल विद्युत और कोयला ताप विद्युत भी उपलब्ध है, धात्विक खनिजों की भी उपलब्धता है। तो डिस्पाइट ऑल फेवरेबल फैक्टर्स दिस रीजन हैज नॉट चेंज इनटू द मेजर और द लार्ज इंडस्ट्रियल रीजन। और वस्तुतः इसी को भारत का सबसे विशद और सबसे बृहद औद्योगिक प्रदेश होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। कारण इसके एक तो पारंपरिक कारण है, वो क्या है कि ये एक पिछड़ा जनजातीय क्षेत्र है। दूसरा, यहाँ पर आधारभूत संरचना रोड वगैरह का जो डेवलपमेंट हुआ वो बहुत धीमा हुआ, बहुत स्लो हुआ। और सबसे जो प्राइम फैक्टर है इसे ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ रानीगंज को अगर छोड़ दिया जाए, कौन सी कोयले की खदान? रानीगंज। तो जो कोयला भंडार हैं या जो खदानें हैं उनसे हमें निम्न कोटि का कोयला ज्यादा मिलता है, यानी हाई ग्रेड कोल की कमी है। कोयला तो बहुत है बट क्वालिटी कोल जिसे हम कहें उसका अभाव है। और क्वालिटी कोल के अभाव के कारण जितना अपेक्षित औद्योगिक विकास था वो इस क्षेत्र का नहीं हो पाया। तो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द quality or the high grade coal, the region has not
achieved the level of industrialization as it was expected. तो जितना कि इस क्षेत्र से औद्योगिक विकास की संभावना थी वो उतना नहीं मिला। तो अब उन सारी बातों को इंडस्ट्रियल रीजन पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ बहुत शॉर्टकट में निकल जाएंगे लिख करके इतना, किंतु उत्तम कोटि के कोयले का अभाव है। But there is lack, कमी है थोड़ा है, lack of quality coal। अब क्वालिटी कोल किसे कहते हैं? तो एंथ्रासाइट और बिटुमिनस क्वालिटी कोल हो सकते हैं, लेकिन सारा बिटुमिनस भी क्वालिटी कोल नहीं होता। तो वह बिटुमिनस, अब भारत में बिटुमिनस यानी गोंडवाना में बिटुमिनस के ही भंडार ज्यादा हैं, और वो बिटुमिनस जिसमें कार्बन की मात्रा 65% या उससे ज्यादा हो, उसी को हम हाई ग्रेड कोल कहते हैं। तो देयर इज अ लैक ऑफ द क्वालिटी कोल दैट इज नोन एज द हाई ग्रेड कोल। तो हाई ग्रेड कोल की जो है वो कमी है। तो रानीगंज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द हाई ग्रेड कोल इन इंडिया। रानीगंज ही उत्तम कोटि के कोयले की बड़ी उत्पादक खान है। तो रानीगंज इज द लार्जेस्ट हाई ग्रेड कोल प्रोड्यूसर माइन। तो ये है, तो जो है इसको सबसे ज्यादा मात्रा में अगर वो भी हमारी भारत की डिमांड से काफी कम है। तो रानीगंज झरिया से हम बड़े पैमाने पे कोल प्रोडक्शन प्राप्त करते हैं, और भी खदानों से करते हैं, लेकिन वहां कोयले के ऊपर राख ज्यादा है, डस्ट ज्यादा है, इसलिए यहाँ कोल वाशरीज की जरूरत पड़ती है, यानी कोयला धोने वाले इकाइयों की जरूरत पड़ती है। और जब कोयला इतना धोया जाएगा तो पानी बहकर आसपास की नदियों में जाएगा, और सभी नदियां अगर हम देखें तो वो लिंक हैं किससे? दामोदर। इसलिए धीरे धीरे वो कोल और वो सारी गंदगी और तलछट दामोदर नदी में लिंक हो जाता है, और दामोदर को हम कोल रिवर या एकदम डेड रिवर की संज्ञा भी दे सकते हैं। तो ये बहुत पहले स्थिति थी कि साहब दामोदर सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है, लेकिन अब तो दिल्ली से लेकर आगरा तक यमुना ने अपना रिकॉर्ड तोड़ रखा है। किसके लिए? पोल्यूशन के लिए। तो रानीगंज हैज हाई ग्रेड कोल प्रोड्यूसर माइन। तो रानीगंज इज यहीं पर हमें मिलता है, अर्थात हमें हाई ग्रेड कोल की जरूरत पड़ती है जो हम इंपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए भारत में अब जो लौह इस्पात कारखाने हैं वो अब उड़ीसा तट की ओर खिसक गए हैं, ताकि आसानी से लौह खनिज हमें छोटा नागपुर प्लेट्यू से मिल जाए, और कोयला हम बाहर से ऑस्ट्रेलिया वगैरह से इंपोर्ट कर लें। इसलिए जो नए मेजर स्टील प्लांट आ रहे हैं उनका रुझान तटीय प्रदेश हैं, न कि कोयला खदानें हैं। और जबकि भारत में हम लोग जानते हैं कि पहले जो फोकस हुआ करता था बड़े स्टील प्लांट का, वो कोयला खदानों पर होता था, क्योंकि अगर 1 टन स्टील बनाना है तो 3 टन कोयले की जरूरत पड़ती है। यानी सबसे ज्यादा मात्रा में जिस
कोयले की जरूरत है, सॉरी जिस कच्चे माल की जरूरत है वह कच्चा माल कोयला है। तो इस तरीके से जो है रानीगंज की हमने बात की, लेकिन अन्य क्षेत्रों में उत्तम कोटि के कोयले का अभाव है। इसीलिए यह जो क्षेत्र है जितना अपेक्षित था औद्योगिक विकास उतना नहीं कर पाया। अब बात आती है कि मेघालय प्लेट्यू, किसकी बात करें? मेघालय पठार। अब हमें भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में जाना पड़ेगा। मेघालय और उसी के साथ मिकेर उच्च भूमियां, ऐसे कहते हैं। मेघालय मिकेर उच्च भूमियां, मेघालय मिकेर हाईलैंड्स। तो ये उत्तरी पूर्वी भारत में स्थित हैं, उत्तरी पूर्वी भारत में स्थित हैं, लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ये भी छोटा नागपुर पठार से ही जुड़ा हुआ था। इन द बिगनिंग आरंभ में क्या था? मेघालय was connected with छोटा नागपुर प्लेट्यू। आरंभ में मेघालय छोटा नागपुर पठार से जुड़ा हुआ था, लेकिन ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है ये ऐसे दूर हो गया और आज ये हमें मेघालय यहां दिखता है। इसका मतलब है यहां कुछ हुआ है, दिख रहा है सामने ये, तो ये मेघालय है। कभी ये जो भूमि थी वो इसके बराबर थी, लेकिन ये भूमि नीचे धंस गई। ये बन गया मालदा गैप। और इस मालदा गैप पर सेडिमेंट लाके भर दिए गंगा ने और ब्रह्मपुत्र ने। इसी पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां लाकर अपना अवसाद भर देती हैं, तो ये बन जाता है गंगा का निचला मैदान, जो कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में बटा हुआ है। This is WB West Bengal and this one is what? Bangladesh. इसमें बटा हुआ है। यहाँ रहा ये मेघालय और ये यहाँ है राजमहल हिल्स। क्लियर? अब मेरे समझ से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इन द बिगनिंग मेघालय वॉज कनेक्टेड विथ छोटा नागपुर प्लेट्यू। आरंभ में मेघालय छोटा नागपुर पठार से जुड़ा हुआ था, किंतु मालदा अंतराल, मालदा गैप के बनने से इनके बीच अलगाव हो गया है। बट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मालदा गैप के बनने से these lands are apart to each other.
आज ये भूमियां एक दूसरे से अलग हो गई हैं। एंड मालदा गैप हैज बीन फिल्ड बाय द डेट्रिटस ब्रॉट बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो मालदा गैप के निर्माण के कारण ये दोनों भूमियां अलग हो गई हैं। कौन कौन? छोटा नागपुर पठार का राजमहल हिल्स और उधर से मेघालय की गारो पहाड़ियां। तो ये रही गारो हिल्स। तो यहाँ की जो गारो हिल्स हैं वो और यहाँ की राजमहल हिल्स कभी एक साथ थी, कंटिन्यूएशन में थी। Malda Gap has been filled by the detritus brought by Ganga and Brahmaputra. Malda Gap को the gap has been filled by detritus brought by गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा लाए गए अवसादों से मालदा गैप भर गया है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से मालदा गैप भर गया है, जिस पर भारत का पश्चिम बंगाल राज्य और पड़ोसी देश बांग्ला स्थित है। तो ये इतना हम लोगों ने पढ़ा। अब यहाँ पर जो मेघालय की जो उच्च भूमि है, ये वस्तुतः 3 पहाड़ियों में बटी हुई है। मेघालय की उच्च भूमि, द हाईलैंड्स ऑफ मेघालय, divided into 3 hills। 3 हिल्स हैं। गारो, गारो से ईस्ट की ओर खासी, खासी से ईस्ट की ओर जयंतिया। जयंतिया, ये है ऐसे मेघालय, गारो, खासी, जयंतिया, ये हो गए। खासी के दक्षिण की ओर ही मौसिनराम और चेरापूंजी स्थित हैं। साउथवार्ड टू खासी, खासी के दक्षिण में ही मौसिनराम और चेरापूंजी स्थित हैं। मौसिनराम MS लिख दिया, CP मतलब चेरापूंजी। तो मौसिनराम, मौसिनराम की स्पेलिंग लिख दें, ये है मौसिनराम। तथा चेरापूंजी स्थित है। यानी अगर हम लोग यहाँ नॉर्थ ईस्ट का ऐसे मैप बनाते हैं, तो वैसे भी कई बार बना रखे हैं। तो ये यहाँ हो जाएंगी गारो हिल्स, खासी, जयंतिया। इनके इस ढलान पर हमें मिलेंगे MS और CP, मौसिनराम और चेरापूंजी। यही कुछ भाग जब यहाँ चला जाता है तो इन्हें हम मिकिर कहते हैं। मिकिर हिल्स आसाम में है। और इन्हीं मिकिर हिल्स का एक भाग जो ऊंचा है, नुकीले शिखर वाला है, इसी को रेंगमा कहते हैं। तो ये भी हम लोग कह सकते हैं, मिकिर और रेंगमा पहाड़ियां भी इसी प्रायद्वीपीय भाग का ही अंश हैं। तो मिकिर
तथा रेंगमा पहाड़ियां भी इसी प्रायद्वीपीय भाग का विस्तार है। Mikera and Rengama hills are the extension of the peninsular part of India. The extension of peninsular part of India. ये हो गया। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम लोग जो बात करेंगे वो क्या बात होगी, तो दैट वुड बी ऑफ द डक्कन प्लेट्यू, दक्कन पठार। तो अब हमें जब डक्कन पठार की बात करनी है तो नर्मदा रिवर दिखानी पड़ेगी। ये हो गया नर्मदा, और यहां जब जाएं तो कावेरी, तो अब इसके अगर हम विस्तार की बात करें तो इस पठार के जो रेगुलर विस्तार है वो यही है। दिस इज द डक्कन प्लेट्यू। सम पार्ट्स ऑल्सो इन तेलंगाना, आंध्रा एंड तमिलनाडु। कुछ भाग इसके जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, जैसे यहाँ गुजरात, यहाँ आ जाएंगे तो मध्य प्रदेश, तो जो मेनली जो डक्कन प्लेट्यू है ये प्रायद्वीप भारत का पश्चिमी भाग है जो कि बेसाल्टिक लावा से ढका हुआ है। तो डक्कन प्लेट्यू यानी डक्कन पठार है क्या, प्रायद्वीप भारत का पश्चिमी भाग जो बेसाल्टिक लावा से ढका हुआ है। The western part of Indian peninsula covered by basaltic rocks, बेसाल्टिक लावा चट्टानों से ढका हुआ है। बेसाल्टिक रॉक्स, जो बेसाल्टिक लावा चट्टानों से, बेसाल्टिक रॉक से ढका हुआ है। मेजर पार्ट लाइज इन द महाराष्ट्र। इस पठार का अधिकांश भाग महाराष्ट्र के अंतर्गत है। मेजर पार्ट लाइज इन महाराष्ट्र, तो पठार का अधिकांश भाग महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत है, किंतु सीमावर्ती अन्य राज्यों में भी इसका विस्तार है।
its extensions are also present in neighboring states. तो सीमावर्ती जो पड़ोसी क्षेत्र हैं, सीमावर्ती क्षेत्र हैं अन्य राज्यों के, तो पड़ोसी राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो अब ये पठार किस किस में हो गया? महाराष्ट्र, पड़ोसी गुजरात, पड़ोसी मध्य प्रदेश, पड़ोसी तेलंगाना, नॉर्दर्न कर्नाटक, कर्नाटक में भी इसका काफी विस्तार है, उत्तरी कर्नाटक, एंड सम पार्ट्स ऑफ द तमिलनाडु। तमिलनाडु में बहुत छोटा सा एरिया है। ये है, इसे हम ब्लैक सॉइल ऑफ इंडिया कहते हैं। तो दक्कन प्लेट्यू को ब्लैक सॉइल ऑफ इंडिया, दक्कन प्लेट्यू called black soil of India. तो जहां पर आर्द्रता कम है, जो ड्राई जोन्स हैं, सेमी एरिड जैसे हैं, उन पर खूब बहुतायत में कपास होता है, मोटे अनाज होते हैं, और जहां आर्द्रता या सिंचाई साधन उपलब्ध है, वहां उत्तम कोटि के गन्ने की फसल होती है। High yielding varieties of the sugarcane are cultivated over this Deccan, where the irrigation facilities are developed or the moisture is found or available throughout the year. तो जहाँ साल भर नमी उपस्थित रहे, वहाँ पर है ये। और इस सबको हम लोग देखें तो दो नदी घाटियों के बीच, उत्तर में नर्मदा नदी और दक्षिण में कावेरी नदी, इसकी सीमाएं हैं। नर्मदा इज नॉर्दर्न बाउंड्री एंड कावेरी इज सदर्न बाउंड्री ऑफ दक्कन प्लेट्यू। तो दक्कन पठार की उत्तरी सीमा नर्मदा नदी और कावेरी दक्षिणी सीमा, और इसी पर कृष्णा भी पश्चिमी घाट से आती है। गोदावरी की भी कई सहायक नदियां बहती हैं। तो कृष्णा और गोदावरी की सहायक नदियों पर यहाँ बांध बना करके सिंचाई परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिससे कि ये जो भारत की घास भूमि या झाड़ियों वाला प्रदेश था, इसकी पारिस्थितिकी बदल रही है। तो इन सब क्षेत्रों को अगर हम लोग बात करें तो आज काफी हो गया। तो लोकेशन वाइज रीजन, फिर हम लोग इस पर बात करेंगे, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट और इन सब की इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर पर हम लोग पूर्वी घाट की चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट इज द ईस्टर्न घाट, यानी पूर्वी तट के किनारे और सहारे जो हमारे खंड पर्वतों की कतार है, उसे हम ईस्टर्न घाट कहते हैं। सो फॉर टुडे इट इज ओवर। थैंक यू।